अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को नेता विपक्ष का पद क्या दिया। आतिशी मार्लेना खुद को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बॉस मानने लगी। अपनी हनक में आतिशी न तो प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को भाव दे रही हैं और न ही अरविंद केजरीवाल को तवज्जो। जिस वक्त मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूल्स में चक्कर काट रहे हैं, स्कूल्स में अपने नाम की शिलापट्ट लगवा रहे हैं, उसी वक्त दिल्ली में बैठी आतिशी मार्लेना सारा गुड़गोबर करने पर तुली हैं। स्कूल्स में फीस बढ़ाए जाने के मामले में आतिशी हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। जब आतिशी ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि दिल्ली के निजी स्कूल्स को फीस बढ़ाने की खुली छूट दे दी गई है, तब पता चला कि ये कारनामा केजरीवाल की सरकार का ही किया धरा है। उसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर फीस बढ़ाने की आज़ादी निजी स्कूल्स को दिलवाई थी, लेकिन आतिशी मानी नहीं और वो बीजेपी पर लगातार हमले करती रही। अब पता चला कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के बजट का आधा फंड भी स्कूल्स पर खर्च नहीं किया। मतलब शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी के सारे दावे हवा हवाई थे। आम आदमी पार्टी के इस खेल के सामने आते ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई फीस पर रोक लगा दी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी निजी स्कूल्स के खातों की ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए। ये फैसला लिया गया कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही कोई भी स्कूल फीस में बदलाव कर सकेगा। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी विधायक दल नेता आतिशी मार्लेना के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फीस वृद्धि पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है, फिर भी आतिशी लगातार बयान दे रही हैं, जिससे दिल्ली की जनता हैरान है। कमलजीत सहरावत ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के भीतर गहरी खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि विधायक दल और संगठन के बीच शीत युद्ध जैसे हालात हैं। अब तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस अंदरूनी कलह को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। सहरावत ने यह भी कहा कि एक ही मुद्दे पर आतिशी मार्लेना और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी की आंतरिक असहमति उजागर हो ही रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब फीस वृद्धि पर रोक लग चुकी है तो 2 दिन बाद भी आतिशी बयानबाजी क्यों कर रही हैं? क्या वो अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही हैं? बीजेपी की ओर से फीस वृद्धि पर रोक लगाए जाने के बावजूद आतिशी ने बीजेपी सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच कथित सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 6 अप्रैल को अपने आवास पर निजी स्कूल्स के मालिकों के साथ एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें निजी स्कूल्स को फायदा पहुंचाने पर चर्चा भी हुई। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा उपचुनाव से पहले लुधियाना ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बड़ा बवाल शुरू हो गया। असल में एक ऑडियो क्लिप से सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी तक में हड़कंप मच गया। ये ऑडियो क्लिप लुधियाना में तैयार किए गए सीनियर आईपीएस अफसर 2 और महिलाओं की बातचीत है और इस क्लिप में लुधियाना के एक सीनियर पुलिस अधिकारी को 2 महिलाओं के साथ यौन संबंध के लिए पैसे की डील करते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो में अधिकारी कथित तौर पर 20,000 रुपए की पेशकश करता है। एक महिला के लिए 20,000 और उसके साथी के लिए भी इतनी ही राशि, साथ ही प्रॉपर थ्रीसम की शर्त रखता है। बातचीत के दौरान महिला इस ऑफर का विरोध करती सुनाई देती है और बाद में राशि कम करने पर अधिकारी को चिंदी चोर कहकर तंज कसती है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होते ही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों को निशाने पर लिया। मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये ऑडियो लुधियाना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का है, जिसके सिर पर सुपर सीएम और उनके चेले का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को हाल ही में लुधियाना चुनाव के लिए सुपर सीएम ने वहां तैनात किया था ताकि ये चुनाव में उनकी मदद कर सके और उनकी राज्यसभा सीट सुनिश्चित हो सके। मालवीय ने आगे लिखा कि इस अधिकारी पर कार्यवाही करने के बजाय सुपर सीएम का एक दूसरा चेला जो शराब का दलाल है और मी टू का आरोपी भी वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू और रोहन दुआ को गिरफ्तारी का डर दिखा रहा है। उन्होंने भगवंत मान से कहा कि वो दिल्ली के दबाव को अपने सिर से हटाएं और इस तरह अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये पंजाब की बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। मालवीय का ये बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा में है और इसने मामले को और गंभीर बना दिया। ऑडियो की अभी तक आधिकारिक रूप से स्पष्टता नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसे कनाडा बेस्ड एक यूट्यूबर हरप्रीत सिंह ने ऑनलाइन शेयर किया था। ये ऑडियो अब न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, डीजीपी गौरव यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पहुंच गया है।
इस मामले ने न सिर्फ पुलिस महकमे बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तूफान सा खड़ा कर दिया है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब पंजाब में पहले से ही भगवंत मान सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में लुधियाना में हुए उपचुनावों के दौरान इस ऑडियो के लीक होने की टाइमिंग ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ऑडियो जानबूझकर चुनावों के समय लीक किया गया ताकि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस मामले ने पंजाब पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। पहले भी पंजाब पुलिस कई विवादों में घिर चुकी है, जैसा कि हाल ही में मोहाली में 2007 के मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में 4 पूर्व पुलिस अधिकारियों को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और इस नए स्कैंडल ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जनता और विपक्षी दलों की ओर से भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जाए और दोषी अधिकारी को सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा अभी भारत भी नहीं पहुंचा था कि ओसामा जी वाली कांग्रेस का दिल उसके लिए धड़कने लगा। मुंबई के कसाब को बैठाकर बिरयानी खिलाने वाली कांग्रेस तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही उसके बचाव की तैयारियां करने लगी। बड़ी बात नहीं है कि आगे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी तहव्वुर राणा की कोर्ट में पैरवी करते दिखे। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि राणा को भी कसाब की तरह सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दोनों जो सूत्रधार थे, तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली, इन दोनों का नाम 2009 में मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण के लिए दिया था और उसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। हमारे वकील भी अमेरिका गए थे, लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और हेडली ने कबूल कर लिया। इसके बाद हेडली अमेरिकी सरकार से मिल गया। अब वो अमेरिका से तनख्वाह पा रहा है तो उसे लाना मुश्किल है, लेकिन आज बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक को वापस लाया गया। हमारी मांग है अजमल कसाब की तरह जैसे उसको बचाव करने का हक था, उसकी पूरी ट्रायल हुई और सज़ा हुई, उसी तरह राणा को भी पूरे ट्रायल का हक मिले और फिर उसको सज़ा हो। दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि भारत में कानून का राज हो या कंगारू कोर्ट। कुछ और नेताओं ने तहव्वुर राणा के प्रति नरम रुख दिखाया, सुझाव दिया कि राणा को कानूनी सहायता दी जानी चाहिए और नामचीन वकीलों जैसे कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी को उसका केस लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हर आरोपी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो। इस रुख को लेकर पार्टी के भीतर भी दो राहे की स्थिति दिख रही है, क्योंकि कई कार्यकर्ता इसे आतंकवादियों के प्रति नरमी के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने तहव्वुर राणा की भारत वापसी को बड़ी सफलता भी बताया है। कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है कि क्या वे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कसाब और राणा जैसे लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया और अब कांग्रेस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये देशद्रोह है। कांग्रेस की सरकारों के समय ही ऐसे आतंकी हमले हुए, अब वे उन्हें बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लिखा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। पृथ्वीराज चौहान का बयान साबित करता है कि वे आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। क्या ये उनकी नीति है, हर आतंकी को कोर्ट में बिठाकर चाय पिलाई जाए? चौहान के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त जंग छिड़ गई है। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि भारत में कानून का राज है और ये नजर आना चाहिए, जबकि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस आतंकियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि क्या कांग्रेस अब आतंकियों की वकालत करेगी? वहीं अन्य ने पूछा क्या कसाब को मिला न्याय राणा को भी मिलना चाहिए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का एक मामला है। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब ये खबर फैली कि दिल्ली की एक अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गए। आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज से लेकर कांग्रेस के देवेंद्र यादव सब ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर डाली। आतिशी मरलेना एंड कंपनी ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की झड़ी लगा दी, लेकिन पता चला कि वो पूरी की पूरी खबर फर्जी थी। किसी अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ किसी किस्म के एफआईआर का आदेश ही नहीं दिया था, लेकिन अफवाहबाजों ने इसे जमकर भुनाने की कोशिश की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में दर्ज
मामलों की जांच जारी रहनी चाहिए, लेकिन अब कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है। लेकिन फेक न्यूज़ के उस्तादों ने अपना खेल जमकर खेला। दरअसल 1 अप्रैल 2025 को मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने सिर्फ आगे की जांच का आदेश दिया था। उसमें एफआईआर का कोई जिक्र नहीं था। बहरहाल कपिल मिश्रा ने इस जांच के ऑर्डर के खिलाफ अपील की और राउज एवेन्यू कोर्ट के जज कावेरी बवेजा ने उनकी बात मान ली। कोर्ट ने कहा कि जब दूसरी एफआईआर दर्ज से पहले केस चल रहा है तो नई जांच का ऑर्डर ठीक नहीं, इसलिए 21 अप्रैल 2025 तक ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया और कहा कि मिश्रा को फंसाया जा रहा है, उनका दंगों से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में साफ कहा कि दूसरी घटनाओं के लिए पहले से एफआईआर दर्ज है, बस एक मामले में और जांच की ज़रूरत है। फिर भी मीडिया और जुबैर ने इसे एफआईआर का ऑर्डर बताकर हंगामा मचा दिया और ये खबर दिखाती है कि कैसे गलत जानकारी तेज़ी से फैलती है। लोग हैरान हैं कि सच को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया गया। कपिल मिश्रा के लिए ये राहत की बात है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सच को दबाने की कोशिश हुई या जल्दबाजी में गलती हुई। अब सबकी नज़र 21 अप्रैल 2025 पर है, जब कोर्ट अगला फैसला सुनाएगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कि अब राहुल गांधी का मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण की बात करते करते ऊब गए हैं। यही वजह है कि वक्फ बिल पर संसद में हुई बहस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और प्रियंका वाड्रा तो संसद आई ही नहीं। एक तरह से राहुल गांधी ने गुजरात में आयोजित कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में इस राज से पर्दा उठा दिया। आखिरकार उन्होंने वक्फ बिल पर बहस में भाग क्यों नहीं लिया? राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम में ही उलझे रह गए और ओबीसी समुदाय से हम दूर हो गए। अब हमें उन्हें जोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1993 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और 2006 में शैक्षणिक संस्थानों में भी ओबीसी आरक्षण देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें ओबीसी पर फोकस करना है, जिनकी आबादी 50% से अधिक है। इसी में यदि दलित और अल्पसंख्यकों को भी शामिल कर ले तो फिर आंकड़ा 90% के करीब चला जाता है। मतलब साफ है कि कांग्रेस मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण की बात करेगी तो आखिर, लेकिन उसका फोकस ओबीसी पर ही रहेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहकर राहुल गांधी की हवा निकाल दी कि दलितों के साथ ओबीसी ठीक वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे ऊंची जाति वाले। लेकिन इन सब के बीच शशि थरूर ने सवाल किया कि क्या इन सब को वापस लाने से पार्टी 19-20% वोट के चलते आगे बढ़ पाएगी। शशि थरूर को लेकर बीते कुछ समय से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा के करीबी हैं। इस बीच उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन पार्टी को सलाह दी कि उसे उन लोगों को वापस जोड़ने पर काम करना होगा जो बीते 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी से दूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे मतदाताओं को साथ लाना होगा जिनके चलते वो सत्ता में आती थी। शशि थरूर ने कहा कि यदि इन लोगों को वापस लाया गया तो फिर पार्टी उस 19-20% वाले आंकड़े से ऊपर उठेगी जिसमें अब तक वह उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास यही एक तरीका आगे बढ़ने का है जिसमें हम 2014 के बाद से ही संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, शशि थरूर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को एक और सलाह दे डाली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी को जनता के सामने पॉजिटिव विजन रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता को बताना होगा कि हमारे पास क्या रोड मैप है। हम नेगेटिव कैंपेन ही कर रहे हैं और भाजपा को गलत बता रहे हैं, लेकिन हमें यदि वोटर्स को लुभाना है तो ये भी बताना होगा यदि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सामुदायिक हितों में ही नहीं उलझना है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भविष्य की बात करें। ऐसा लगता है कि हम इतिहास के दौर की ही पार्टी बन गए हैं और पुरानी बातों को ही दोहराते रहे हैं। बता दें कि शशि थरूर कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और इसके अलावा पीएम मोदी के कई मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी साझा करते रहे हैं। शशि थरूर ने एक तरह से सीधे राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया जो लगातार नेगेटिव कैंपेन चलाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर की बातों से साफ है कि राहुल गांधी के सियासत करने का अपना पुराना तरीका उन्हें छोड़ना होगा, पॉजिटिव तरीके से बातों को रखना होगा। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? क्या वे मोदी, अंबानी, अडानी की कहानी सुनाना बंद करेंगे? अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज दिल्ली में अफवाह फैलाने में व्यस्त हैं, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार एक तरफ अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जड़ें भी खोद रही है। जब केजरीवाल सत्ता में थे तब अपने आदमियों को बड़े बड़े पदों पर भर्ती किया था, लेकिन सत्ता जाते ही उन सब पर रेखा गुप्ता की गाज गिर गई। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के 177 लोगों को एक झटके में पैदल कर दिया।
सबकी नौकरी तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई। माना जा रहा है कि इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर अफवाहों का सिलसिला तेज करेगी। पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। विधायक विनय मिश्रा को वाइस चेयरमैन, नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य मनोनीत किया गया था और इसी तरह दिल्ली हज कमेटी में पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस सदस्य मनोनीत थे। विधायक जरनैल सिंह को पंजाबी अकादमी का वाइस चेयरमैन पिछली सरकार में नियुक्त किया गया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष गोपाल राय को और सदस्य आदिल अहमद खान, पूर्व विधायक अजेश यादव को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन सब को निकाल बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, तीर्थ यात्रा विकास समिति और दिल्ली हज कमेटी जैसे 17 सरकारी निकायों में नियुक्त किए गए नेताओं को भी हटाया गया। इन पदों पर अधिकतर आम आदमी पार्टी के विधायक, पदाधिकारी और उनके करीबी थे। इस फैसले की पृष्ठभूमि फरवरी 2025 में तैयार होनी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया था कि वे पिछली सरकार द्वारा की गई सभी गैर सरकारी नियुक्तियों की सूची तैयार करें और इसका मकसद इन नियुक्तियों की वैधता की जांच करना था। इसी प्रक्रिया के तहत ये सब बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार का कहना है कि ये सभी नियुक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी, न कि योग्यता के आधार पर। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। ये पद केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। नई सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पिछले कैबिनेट के इस्तीफे के बाद सभी को टर्मिनस नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व की सभी नियुक्तियां खत्म मानी जाएंगी और नई सरकार अपने विवेकानुसार नई नियुक्तियां करेगी। मामला सीधा है कि जब सरकार बदलती है तो सिस्टम बदलता ही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने और लोगों का विश्वास जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आखिर में खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए। इस कारण पार्टी की छवि जनता के बीच खराब हुई और 2025 के चुनाव में आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस की फजीहत हुई सो अलग, लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी ने इंडिया स्टेट से लड़ने से पहले वेस्ट इंडिया यानी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जो कहा कि उनका कुल मतलब यही है। गुजरात में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान बीवी श्रीनिवास ने गुजरात को लेकर जैसी टिप्पणी की उससे राजनीतिक बवाल मच सकता है। उसने कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में कहा कि जैसे महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमारे नेता राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार समाज के सभी वर्गों के खिलाफ है। इस सरकार ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की उपेक्षा की है। यह लड़ाई वेस्ट इंडिया से है, मतलब कि वेस्ट इंडिया में न दलित है, न पिछड़े और न ही आदिवासी। यही नहीं, बिना किसी का नाम लिए बीवी श्रीनिवास ने कहा कि हमारी लड़ाई वेस्ट इंडिया से है, क्योंकि यहीं के 2 लोग देश को बेच रहे हैं और यहीं के 2 लोग देश को खरीदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी। ये सरकार संसद से सड़क तक म्यूट वाली है। संसद में लोगों को चुनकर भेजा गया है कि उनकी आवाज उठाएं, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन के सेशन को संबोधित करने वालों में राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़ी, उदित राज, कन्हैया कुमार जैसे नेता शामिल रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने फिर से दोहराया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण की 50% की लिमिट को तोड़ दिया जाएगा। मतलब ये कि राहुल गांधी सबसे पहले संविधान को बदलेंगे, क्योंकि संविधान ने आरक्षण की सीमा तय कर रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ देंगे। इसके अलावा जाति जनगणना करेंगे, संसाधनों का जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आंकड़ा निकालें तो पता चलता है कि डिलीवरी बॉय जैसे काम करने वाले लोगों में 90% लोग दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग के हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना में जाति जनगणना कराई है और उसके आंकड़े तस्वीर साफ करते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि अंबानी और अडानी के मैनेजमेंट में आखिर दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग के लोग क्यों नहीं है। मतलब साफ है, कांग्रेस के अधिवेशन से ऐसा कुछ निकलकर सामने आने वाला है जिससे वो ये संदेश भेजेंगे कि कांग्रेस अब गंभीर सियासत करना चाहती है। अब तक जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, कांग्रेस पहले ही की तरह अंबानी और अडानी, मोदी, शाह के खिलाफ नकारात्मक राजनीति करती रहेगी। इसी अधिवेशन में शशि थरूर ने कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी से सकारात्मक राजनीति करने का सुझाव दिया था।
राहुल गांधी पारसी पिता और ईसाई मां की संतान हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी पारसी धर्म के माने जाएंगे, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। ये वजह है कि राहुल गांधी अपना धर्म अब हिंदू बता रहे हैं, वह भी तब जब हिंदू धर्म कई बार उनके निशाने पर आ चुका है और कई मौकों पर राहुल गांधी खुलकर हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल चुके हैं। अब एक बार फिर ये विवाद गहराता दिख रहा है। राहुल गांधी ने अपना धर्म बताया हिंदू। बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर जो बीजेपी के नेता करते हैं वह हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म आप सबको सम्मान देता है। इससे पहले भी वे हिंदू धर्म को लेकर कई बार बात कर चुके हैं, जिसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती रही है। कांग्रेस के AICC अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने वक्फ बिल पर बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पास हुआ, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, संविधान पर आक्रमण है। वे लोग ऑर्गेनाइजर में क्रिश्चियन की ज़मीन के लिए लिखते हैं, बाद में सिख के लिए भी आएंगे। आप टीकाराम जूली को देख लीजिए, राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं, मंदिर गए, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को धुलवाया, साफ करवाया। वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित को मंदिर जाने का अधिकार नहीं देते, जब जाता है तो धुलवा दिया। ये हमारा धर्म नहीं, हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं। हमारा धर्म सबको सम्मान देता है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने धर्म को लेकर बोला हो। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब बीजेपी ने उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने उन्हें जनेऊधारी हिंदू के रूप में पेश किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मंदिरों का दौरा किया था। जब वे गुजरात के सोमनाथ मंदिर गए तो उनकी धार्मिक पहचान को लेकर बहस छिड़ गई थी। अगस्त-सितंबर 2018 में राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये यात्रा मेरे लिए आध्यात्मिक अनुभव देने वाली थी। राजनीति के जानकारों का मानना था कि ऐसा उन्होंने बीजेपी के कांग्रेस हिंदू विरोधी है नैरेटिव का जवाब देने के लिए किया था। फिर मौका 2021 में आया, जब जयपुर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। उन्होंने दोनों के बीच अंतर भी बताया। कहा, हिंदू धर्म सत्य और अहिंसा की राह दिखाता है, जबकि हिंदुत्व हिंसा और नफरत को बढ़ावा देता है। इस पर भी बीजेपी ने बवाल मचाया। कहा, राहुल गांधी हिंदुत्व को नफरती बता रहे हैं। एक मौका और आया जब राहुल गांधी ने अपने धर्म को लेकर बात की। 1 अक्टूबर 2023 को राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में सत्यम शिवम सुंदरम हेडलाइंस के साथ एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए लिखा कि डर का सामना करने और सत्य की खोज का मार्ग है। हिंदू वह है जो अपने डर को गले लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।